चैप्टर 1146 अ रियल शार्लेटन असली धोखेबाज सीन 1 रूइंस नंबर 1 सीक्रेट मोज़ोलियम ट्रिसी इल्यूजरी डोर से गुजरकर ट्रिसी ने खुद को छुपाया और एंट्रेंस की क्लिफ से नीचे डार्क वैली की तरफ कूदी। ब्लड एम्परर ट्यूडर का वो सीक्रेट मोज़ोलियम यहां छुपा था। उतरते वक्त ट्रिसी का बॉडी फेदर जैसा हल्का था। वेट कम हो गया पर स्पीड बिल्कुल कम नहीं थी। बचे हुए गार्ड्स में से किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो स्नीकी अंदर आ गई थी। जस्ट जब ट्रिसी अपने टारगेट के करीब पहुंची, उसने एक आवाज सुनी, कंसीलमेंट इज प्रोहिबिटेड हियर। ट्रिसी का फिगर अचानक अपीयर हो गया और डार्क वैली में लंबे मोज़ोलियम के ऊपर एक आदमी किसी भी वक्त से खड़ा था। उस आदमी का लंबा रेक्टेंगुलर चेहरा, सर पर सफेद हेयर बैंड, मुंह के आसपास कर्ली मुस्टैश, एक्सट्रीमली थिक आईब्रोज जो रिलेटिवली बड़ी आंखों को सेट ऑफ कर रही थीं, फॉर्मल अटायर और क्लोक पहना, शूज के टिप्स एक्सट्रीमली लंबे, अटायर जमाने से मैच नहीं करता। ये वो डेमीगॉड था जो जॉर्ज थर्ड को सपोर्ट करता था, प्रिंस ग्रोव। इस सीक्वेंस 3 केओस हंटर के सर पर कांटे की क्राउन थी। प्योर लाइट कॉन्स्टेंटली क्राउन में इकट्ठा हो रही थी, एक समंदर बुन रही थी। सील्ड आर्टिफैक्ट 036 सीन 2 टसक रिवर के नीचे क्लाइन। टसक रिवर के नीचे तैरते हुए क्लाइन अपने मैरियोनेट्स कोनस और एन्यूनी को लेकर इल्यूजरी डोर से गुजर ही रहा था कि उसके दिमाग में एक इमेज अपीयर हुई। एक ब्लैक कैथीड्रल, स्पेशियस दरवाजा खुला, अंदर एक आदमी डंगरीज में, एक जेंटलमैन फॉर्मल सूट और टॉप हैट में, एक लेडी फ्रीली डिजाइन्स वाली स्लीव्स के साथ, एक लेडी जिसके ड्रेस ने लेसेस से फ्लावर्स बनाए। वो सब हवा में लटके हुए थे, मोशनलेस। काव 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 काले रेवेंस कैथीड्रल की छत पर घूम रहे थे, हार्ट स्टॉपिंग क्राइज दे रहे थे। बिना कोई गैस लगाए ट्राइन को लगा जैसे वो फ्रोजन लेक की क्रैक में गिर गया हो। बॉडी ठंडी हो गई, बाल खड़े हो गए, दिमाग में अनेक थॉट्स दौड़ गए। कलेक्टिवली चिल्लाया एक नाम, ज़ेराटोल। पल भर में क्लाइन ने इंस्टिंक्टिवली एक डिसीजन लिया। वो बाहर के मैरियोनेट से जगह बदलकर डायरेक्टली सामने वाली कैथीड्रल से निकल जाना चाहता था। क्लियरली उसको मिरेकल फेस करना पड़ा था। इल्यूजरी डोर से गुजरकर वो जॉर्ज थर्ड के सीक्रेट मोज़ोलियम में नहीं गया, बल्कि एक बैफलिंग जगह पहुंच गया। अगले सेकंड उसने देखा कि उसके मैरियोनेट से कनेक्टेड स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स काट दी गई थीं। वो तेजी से ऊपर की तरफ ब्लैक कैथीड्रल के अंदर फ्लोट कर रही थीं। अगर उसकी इंट्यूशन अपने लेवल से एक्सीड ना करती, डेंजर पहले ही डिटेक्ट ना करती, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता, पक्का लटक जाता और मैरियोनेट्स का मेंबर बन जाता। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने क्विकली अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल किया, सबको अपने से कनेक्ट किए, एक के बाद एक सर्कल बनाए। इससे वो टेम्पररीली डेंजर से बच गया, पर एक सेकंड में ही उसने अपने मैरियोनेट्स कोनस और एन्यूनी खो दिए। 2 मैरियोनेट्स की गर्दन अचानक टाइट हो गई। इनविजिबल हाथ ने उन्हें उठाकर कैथीड्रल के अंदर लटका दिया। ओरिजिनल कॉप्सेस के साथ वो हवा में झूमे और अलग अलग आवाजों में एग्जैक्ट एक ही बात बोले, वेलकम बैक। सीन 3 मेमोरियल स्क्वायर ऑड्री। इमेजिन्ड किंग जॉर्ज थर्ड अभी भी स्पीच दे रहा था। जॉर्ज थर्ड, मैं इलेक्शन एलिजिबिलिटी के लिए वेल्थ रिक्वायरमेंट्स और भी कम करूंगा। मैं हाउस ऑफ कॉमन्स को और भी ज्यादा राइट्स दूंगा। लोगों को समझ नहीं आया स्पीच में ऐसा डेवलपमेंट क्यों, पर अच्छा सुनाई दे रहा था। ऑड्री, ये सब बिल्स हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अप्रूव किए हैं, पर पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं। जैसे राजा एम्फसाइज कर रहा है कि वो फ्यूचर में इन बिल्स को फॉलो करेगा। कोई कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं सूझ रहा था। सीन 4 सीक्रेट रूइंस नंबर 1 रियल जॉर्ज थर्ड। असली जॉर्ज थर्ड ने ब्लैक क्राउन पहला और पोशन कंज्यूम कर ली। उसका बॉडी शैडो ऑफ ऑर्डर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा था, मैजिकल स्टेट में एक्सटेंड हो रहा। 9 मोज़ोलियम सी ऑफ नथिंगनेस के आइलैंड्स थे, उसके प्योर रूल के कंपोनेंट्स। रिचुअल के दौरान जो लोग एम्परर जॉर्ज थर्ड चैंट कर रहे थे, वो अनेक लाइट हाउसेस की तरह थे, मिलकर उस रूलर को एंकर कर रहे थे, उसे कंप्लीटली ट्रांसेंड रियलिटी करवाकर शैडो ऑफ ऑर्डर का हिस्सा बना रहे थे। इस प्रोसेस में जॉर्ज थर्ड के थॉट्स अनकंट्रोलेबली दौड़ रहे थे, जैसे फाड़ दिए जा रहे थे। जॉर्ज थर्ड सोचते हुए, सीक्रेट ऑर्डर के ज़ेराटोल ने डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट किया, मदद देने की उम्मीद जताई। उसने कहा कि उसने गवर्नमेंट स्पैरो के कुछ थॉट्स देखे, कपीम केस, एलमेंट मेडन अटैक, क्रेजी कैप्टन की साइलेंसिंग और कोनस किलगौर की डिसअपियरेंस से। और उसकी डिविनेशन रिजल्ट्स ने उसे मुझसे कोऑपरेट करने पर मजबूर किया, एक मोज़ोलियम गार्ड करने की हेल्प ऑफर की। वहां उसने गवर्नमेंट स्पैरो के अपने गोल्स और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के कन्वर्जेंस के लॉ के कारण एक्टिव होकर उसकी तरफ आने का इंतजार किया। उसने ये भी कहा कि सीयर पाथवे के क्वालिफाइड डेमिगॉड से डील करने में सबसे जरूरी चीज पेशेंस और डिटर्मिनेशन है। क्या शार्लेटन है। उसने अबॉमिनेशन सुआ भी ले आया।
मैंने अपनी पावर्स से उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैंने हेल्पर्स इनवाइट किए, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर से और ग्रोव जो ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करता है। चाहे मिलिट्री और रॉयल फैमिली के अक्सर डेमीगॉड्स फ्रंट लाइंस पर लड़ रहे हैं या बैकलैंड की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मुझे रिचुअल के तबाह होने की चिंता नहीं, अनलेस एक ट्रू डीएटी रियल वर्ल्ड में डिसेंड करे, और वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने ओरिजिनली इस मौके को रेजिस्टेंस को बाहर निकालने के लिए यूज करना चाहा, पर आखिर में फैसला किया कि इसी मौके पर डायरेक्टली एडवांस कर लूं। क्योंकि ग्रोव को अभी तक इन हिडन कार्ड्स का पता नहीं। उसको जाने का कोई राइट नहीं। 2 मिनट से कम में मैं एक इटर्नल गॉड बन जाऊंगा, ब्लैक एम्परर जो रियलिटी पर राज करेगा। सीन 5, डार्क वर्ल्ड, क्लाइन की लड़ाई। काव काव काव, काले रेवंस की आवाजों वाले अंधेरे वर्ल्ड में ब्लैक चर्च की छत से लटके हुए कॉप्सेस नीचे उतरे और मेन डोर से गुजरे। उनकी आंखें बाहर खड़े क्लाइन पर थम गईं। ऑलमोस्ट एक साथ एक फिगर धीरे धीरे पर फर्मली हवा में आउटलाइन होने लगी। क्या है ये देखने की परवाह किए बिना क्लाइन ने उंगलियां चटकाईं, अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स की स्पेशल स्टेट को मेंटेन करते हुए। उसके वॉलेट से एक लाल फ्लेम उभरा और उसे इंस्टेंटली घेर लिया। फ्लेम क्विकली बुझ गया, पर क्लाइन वहीं था, लीप आउट नहीं कर पाया। डिप्रेस्ड होने की जगह उसने तुरंत क्रीपिंग हंगर एक्टिवेट किया, टेलीपोर्ट करने की कोशिश की। क्लाइन इंस्टेंटली ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर अपीयर हुआ, एक कदम भी नहीं बढ़ पाया। ओरिजिन और डेस्टिनेशन अजीब तरीके से कनेक्ट हो गए थे। इसी वक्त हवा में वो फिगर पूरा बन चुका था। गॉर्जस कपड़े, लंबे चेस्टनट कलर्ड कर्ली बाल, नीली आंखें, हाई नोज ब्रिज, पतले होंठ, रोजेल गुस्ताव, एम्परर वाले टाइम का। उसने क्लाइन को लुक डाउन किया। उसकी आंखों में अनेक इल्यूजरी सिंबल्स अपीयर हुए। क्लाइन का दिमाग इंस्टेंटली फूल गया। अननोन नॉलेज की बड़ी अमाउंट इंजेक्ट हो गई। उसका सर जैसे फट गया, दूसरे थॉट्स कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गए। हाथ उठाने की हिम्मत नहीं रही। इंस्टिंक्टिवली उसने वो नॉलेज को स्प्लिट किया और 100 वर्म्स ऑफ स्पिरिट में इंजेक्ट कर दिया। इससे वो अपने बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता वापस पा ली। उसने क्विकली राइट हैंड से सामने की स्पेस पकड़ी। उसकी बाहों अचानक डूबी, फिर उसने खींचा। जब मैरियोनेट्स कैथीड्रल के दरवाजे से गुजरकर अटैक्स करने लगे तो हवा में 2 और फिगर्स अपीयर हुए, एक स्केललेस सिल्वरी व्हाइट टेल खींचते हुए। राइट हैंड छोड़ते ही एक जायंट सर्पेंट इस अंधेरे किंगडम में अपीयर हुआ। उसकी आंखें ब्राइट रेड और ठंडी, बॉडी पैटर्न्स और सिंबल्स से ढकी, डिटेल्स में अनेक व्हील्स। सर्पेंट ऑफ फेट। असल में ये ऐसी चीज नहीं थी जो क्लाइन हिस्टोरिकल वॉइड से समन कर सकता। ये विल ऑसेप्टिन था। येस्टरडे वंस मोर चार्म यूज करके और पेपर क्रेन जलाने के बाद डिसेंड हुआ। क्लाइन ने थोड़ी देर पहले फ्लेमिंग जंप यूज करके सर्पेंट ऑफ फेट से मदद मांगी थी, और ग्रैब करने का रीजन अपनी ट्रू इंटेंशंस कंसील करना था, ताकि अपोजिंग एंजल सर्पेंट ऑफ फेट की लोकेशन डिस्कवर ना कर ले और डॉक्टर एरन के परिवार को खतरे में ना डाले। पहले वाले अमोन के अवतार से डील करने जैसा नहीं था, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि सब क्लूज एलिमिनेट कर पाएगा। इसीलिए उसने विल से पहले ही डिस्कस किया था कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करना है। खुशकिस्मती से विल की इंटेंट से पता चला कि पहले वाली समनिंग की सच्चाई एक्सपोज नहीं हुई। इसी पल जायंट सर्पेंट ऑफ मर्क्यूरी ऊपर उठी और अपनी टेल को काटा। एक मिस्टीरियस और एग्जैजरेटेड व्हील बन गई। हवा में रोजेल के प्रोजेक्शन के दोनों तरफ 2 फिगर्स अपीयर हुए। एक क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट, जिसकी रियल बॉडी इंटेंस बैटल में थी सीक्वेंस 1 हैंड ऑफ ऑर्डर विलियम ऑगस्टस फर्स्ट से। दूसरा प्योर लाइट से बना हुआ, पीठ पर चमकदार विंग्स वाला, ऑब्वियसली एंजल के लेवल का। अचानक अपीयर हुए 2 एंजल प्रोजेक्शंस क्विकली वैनिश हो गए। क्लाइन और कंट्रोल्ड मैरियोनेट्स पर अटैक्स वापस कैथीड्रल में रिट्रीट हो गए और फिर से लटक गए। कोनस और एन्यूनी एक के बाद एक बाहर आए। उसके साथ वो बैकवर्ड इल्यूजरी डोर से गुजरकर रेजोनेटिंग काउइंग वाले वर्ल्ड से निकलकर टसक रिवर के नीचे अपीयर हुए। सर्पेंट ऑफ फेट रीबूट। जायंट सर्पेंट का फिगर भी गायब हो गया। बिना किसी हेजिटेशन के क्लाइन ने टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट किया, अनेक स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स से गुजरकर दूसरे सीक्रेट मोज़ोलियम पहुंच गए। बचे हुए ब्लड से सिंबल आउटलाइन किया और इल्यूजरी डोर खोला। इस बार वो अंदर गए और एक सोलम और अंधेरा मोज़ोलियम देखा। उसने सी गॉड स्टेफ समन किया और टेरिफाइंग लाइटनिंग स्टॉर्म छोड़ा, बार बार टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। फिर वो मुड़कर सीन से चले गए। सब कुछ स्मूथली चला, जैसे एक सपना। हाँ, एक ब्यूटीफुल ड्रीम। क्लाइन, जो हमेशा सपनों में ल्यूसिडिटी मेंटेन कर सकता है, उसे रियलाइज हुआ कि वो मोमेंट में अंदर आते ही समझ गया कि वो किसी और के बनाए हुए रियल ड्रीम में है, रुइंस, जहां सीक्रेट मोज़ोलियम था। चैप्टर 1147 हंगामा। सीन रुइंस में क्लाइन का प्लान। क्लाइन ने रियल ड्रीम का नोटिस ना लेने का नाटक किया।
जब उसने डेथ काउंसिल की प्रोजेक्शन रोकने की कोशिश की तो उसने हिस्टोरिकल वॉइड से दूसरा वर्जन ऑफ खुद को समन करने की कोशिश की ताकि ट्यूडर रूइंस के गार्ड्स को फूल किया जा सके और उसका बॉडी ड्रीम से एस्केप कर सीक्रेट मोज़ोलियम में घुस सके, उसका गोल पूरा कर सके। इस वक्त वो सिर्फ 3 हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस मेंटेन कर सकता था। डेथ काउंसिल अजिक एगर्स 1, कंसील्ड स्टेट में सेल्फ प्रोजेक्शन दूसरा। वो पक्का नहीं था कि असेटिक्स की लीडर अरियाना एक मानी जाएगी, पर सेफ रहने के लिए उसको एक को डिस्पर्स करना था समनिंग से पहले। अरियाना की स्टेट के बारे में उसका पर्सनली डिसेंड करने के शक के अलावा क्लाइन के पास दूसरी थ्योरीज थीं। शायद एवरनाइट क्लॉइस्टर की लीडर ने डिलिबरेटली कंसील्ड स्टेट में प्रवेश किया था जब उसे पता चला कि उसकी पास्ट की प्रोजेक्शन समन हुई है और वो अमांथा माउंटेन रेंज में थी। वो रियल वर्ल्ड से गायब हो गई, जिससे प्रोजेक्शन को सेंटियंस मिल गई। ये कंप्लीटली फीजिबल था, खासकर कंसीलमेंट की अथॉरिटी उसकी हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस पर कुछ कंट्रोल देती होगी। ऐसे कंसीलमेंट एंजल के मामले में क्लाइंट स्कॉलर ऑफ यॉर की हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन मेंटेन करने के फीडबैक से उसकी ट्रू सिचुएशन कंफर्म नहीं कर सकता, इसलिए उसने कोई चेंजेस नहीं की एक्सीडेंट से बचने के लिए। जस्ट जब वो अपने पास्ट सेल्फ को समन करने ही वाला था, रियल ड्रीम साइलेंटली गायब हो गया। आसपास सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो एंट्रेंस की क्लिफ पर खड़ा था। नीचे एक अंधेरा और मजेस्टिक मोज़ोलियम था। एक ऑर्डिनरी अपीयरेंस वाला ओल्ड मैन हवा में लेविटेट कर रहा था। क्लिफ के अंदर मॉस की रोशनी और स्टोन पिलर्स की लाइट में उसने कामली क्लाइन की तरफ देखा और एंशिएंट फीसैक में आह भरी। तुम सच में मेरे बनाए हुए ड्रीम से फूल नहीं हुए। इस ओल्ड मैन के बाल पूरे सफ़ेद थे, पर इतने घने थे। चेहरे पर ज्यादा रिंकल्स नहीं थे। अपीयरेंस खास नहीं थी। स्पेक्टेटर पाथवे की सीक्वेंस 3 ड्रीम वीवर? नहीं, कम से कम एंजल तो नहीं। क्लाइंट टाइट हो गया, जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी सिल्वर एडवेंचरर्स हारमोनिका निकाली और बजाई। कोई आवाज नहीं आई, पर रिनेट टिनिकर डार्क और कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग ड्रेस पहने बाहर आई। उसके हाथों में से एक ब्लॉन्ड रेड आइड हेड ने तुरंत एक रेक्टेंगुलर डायमंड लाइक चार्म थूका। दूसरी हेड ने एंशिएंट हर्मीज में चांट किया, यस्टरडे वंस मोर। मिस मैसेंजर अपने पास्ट सेल्फ से ताकत उधार ले रही थीं। सीक्वेंस 1 स्नेक ऑफ फेट के मुकाबले उसकी उधारी हुई पावर ज्यादा देर तक टिक सकती थी, पर चार्म में कोई बदलाव नहीं आया। हवा में ग्रे रोब वाले एल्डर ने हल्का सा मुस्कुराया और काइंडली रिमाइंड किया, मेरे सामने एंशिएंट हर्मीज यूज मत करो। क्लाइन शॉक से बोला, हर्मीज? ये वही हर्मीज है जो सेकंड ईपॉक से जिंदा है और एंशिएंट हर्मीज का क्रिएटर, स्पेक्टेटर पाथवे का एंजल, साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स का ओरिजिन। उसने पहले शॉक खाया, फिर कुछ समझा। हर्मीज यहां लड़ाई में शामिल था, इसलिए उसका स्ट्रांग डिजायर नहीं था हमें रोकने का। नहीं, शायद वो डेलिबरेटली एक्टिंग कर रहा है ताकि हमारी गार्ड कम हो। स्पेक्टेटर पाथवे के बियॉन्डर्स दिलों को मैनिपुलेट करने में सबसे अच्छे होते हैं। इसी सोच के आते ही रिनेट टिनिकर की दूसरी 2 हेड्स ने जोटिन और एल्विश में चांट करना शुरू किया, यस्टरडे। रेक्टेंगुलर डायमंड लाइक चार्म इंस्टेंटली ट्रांसपेरेंट फ्लेम से जल उठी और वॉइड में घुल गई। रिनेट टिनिकर का बॉडी तेजी से फूलने लगा। हाथों के 4 हेड्स ऊपर उठकर उसकी नेक पर आकर लैंड कर गए। चारों हेड्स एक के बाद एक इल्यूजरी हो गए। पल भर में रिनेट टिनिकर एक ह्यूज क्लॉथ डॉल में ट्रांसफॉर्म हो गई, कासल जैसी। उसने ब्लैक गॉथिक ड्रेस पहना, अनेक मिस्टीरियस सिंबल्स और सिनिस्टर वाइन से सिया हुआ। उसकी आंखें ब्लड रेड। उसने एंशिएंट हर्मीज की तरफ देखा। उसने अपनी टाइटली बंद मुंह खोला, पर एक भी आवाज नहीं निकाली। स्पेक्टेटर पाथवे का एंजल हल्की सी लाइट से चमका एक प्लम्प वाइट खरगोश में बदल गया। एंशिएंट बेन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्स। खरगोश बिल्कुल घबराया नहीं। उसका बॉडी फूलने लगा, आधे पहाड़ जितना। एक स्टॉम्प काफी था उसे कुचलने के लिए। स्पेक्टेटर पाथवे के एंजल के लिए सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास रखना ही काफी था कि वो पावरफुल रहें, अपीयरेंस की वजह से डिसएडवांटेज ना हो। जब खरगोश मॉन्स्टर बन गया, रूइंस में एक सटल चेंज आया। रियलिटी और इल्यूजन इंटरट्वाइन हो गए, जिससे रिनेट टिनिकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि वो ड्रीम में है या रियल वर्ल्ड में। क्लाइंट दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता था। उसने देखा कि न सिर्फ मिस मैसेंजर मिथिकल क्रीचर फॉर्म में हैं, बल्कि खरगोश के बॉडी पर ग्रेश वाइट स्केल्स हैं। अलग अलग पैटर्न्स इंटरट्वाइन होकर 3 डायमेंशनल सिंबल्स बन रहे हैं, जो माइंड से कनेक्ट लग रहे हैं। क्लाइन ने आह भरते हुए कहा, एंजल्स सच में टेरिफाइंग हैं। शुरुआत ही में पूरा मिथिकल क्रीचर फॉर्म यूज कर रहे हैं। उसने दूसरी बार देखने की हिम्मत नहीं की, ज्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए।
पहला वक्त नहीं था, दूसरा लेवल हाई नहीं था। पूरे मिथिकल क्रीचर फॉर्म देखना डेफिनेटली इफेक्ट करता, नेगेटिव इफेक्ट्स देता। खतरनाक बैटलफील्ड में ऐसा नहीं करना था। मिस मैसेंजर और ड्रैगन में बदले हुए जाइगैंटिक खरगोश की लड़ाई का फायदा उठाते हुए क्लाइन ने तेज हवा का सहारा लिया और सीक्रेट मोज़ोलियम की तरफ बढ़ा। जोटन में एक खास ऑनरिफिक नेम रिसाइट करते हुए उसने हवा में पकड़ा। पहली बार फेलियर, दूसरी बार फेलियर, तीसरी बार फिर फेलियर। जस्ट जब एक के बाद एक मोटे सफ़ेद खरगोश क्लाइन के आइलैंड ऑफ कॉन्शियसनेस में अपीयर होने लगे, जिससे उसका कॉन्शियसनेस एलिवेट होकर फाइट बैक करे और मल्टीपल चीज़ें कंसिडर न कर सके, उसने इंस्टिंक्टिवली राइट हैंड बढ़ाई और आखिरकार हिस्टोरिकल वॉइड की एक खास इमेज को छुआ। बाहों खींचते ही इमेज क्विकली आउटलाइन हो गई। एक महिला डार्क कलर्ड रोब और वाइड हुड पहने, खूबसूरत चेहरा, थोड़ी डल काली आंखें। ये वही कंसीलमेंट एंजल थी चर्च ऑफ एवरनाइट की जिससे वो पहले मिला था। बाद में फॉगी टाउन में पता चला कि ये मदर ऑफ द स्काई थी, एंशिएंट गॉड फ्लेग्रिया की बेटी, और शक था कि ये गॉडेस के डिसेंट की वेसल है। जब एक ट्राई में असेटिक लीडर अरियाना को हिस्टोरिकल वॉइड से समन कर पाया तो क्लाइन ने डेफिनेटली सोचा था कि उसे समन करने की कोशिश करे। वो एवरनाइट गॉडेस का ऑनरिफिक नेम चांट रहा था। स्कॉलर्स ऑफ यॉर के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस का एक मुश्किल से ओवरकम करने वाला रिस्ट्रिक्शन है, यूनिकनेस से रिलेटेड चीज समन नहीं कर सकते, पर डेटी के डिसेंट की वेसल का मामला डिपेंड करता है कि उस हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन में कितनी डेटी की पावर या यूनिकनेस इन्वॉल्व्ड है। वैसे ही अगर वो अमॉन को समन करना चाहे तो एक्चुअल बॉडी इम्पॉसिबल है, पर अवतार काम कर सकता है। सेफ रहने के लिए जिसे उसने समन किया वो वही थी जो बैकलैंड की ग्रेट स्मॉग के दौरान उसे मुस्कुराई थी और 3 अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेस मिला। ऑफ कोर्स अगर गॉडेस की टैसिट अप्रूवल न होती या कुछ लेवल की मदद न देती तो शायद 100,000 या 10,000 अटेम्प्ट्स में भी सक्सेस नहीं मिलती। खूबसूरत लेबी ने समनर यानी क्लाइन की तरफ नहीं देखा, उसने सर घुमाकर नीचे सीक्रेट मोज़ोलियम की तरफ देखा। पूरी अंडरग्राउंड रूइन कांप उठी, अंधेरा मजेस्टिक मोज़ोलियम हिलने लगा, रिपल्स अपीयर हुए जैसे उसे कंसील्ड वर्ल्ड में मूव किया जा रहा हो। इसी पल बाहर की दुनिया से 2 बाहें आईं, एक जाइगैंटिक डॉल रिनेट टिनिकर की तरफ, दूसरी उंगलियां फैलाकर क्लाइन को पकड़ने के लिए। ये 2 बाहें 10 मीटर से ज्यादा लंबी थीं, सरफेस पिच ब्लैक, स्टिकी लिक्विड्स बह रही थीं, कुछ अजीब तरीके से उभर रही थीं, कुछ स्कल्स के सिर, 3 डायमेंशनल आंखें या बार्ब्ड टंग्स। अबॉमिनेशन सुआ। अंडरग्राउंड रूइंस के बचे हुए गार्ड्स पागल हो गए। किसी ने तलवार उठाकर अपने कंपेनियंस को मारा, किसी ने बंदूक उठाकर अपने आप को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया। क्लाइन की स्किन फटने लगी, कॉन्शियसनेस मैडनेस की सेंसेशन से डिस्टर्ब हो गई, इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में असमर्थ। उसने समन की हुई कंसीलमेंट एंजल ने प्योर इंस्टिंक्ट से अपनी नज़र वापस खींची और ऊपर उन 2 बाहों को देखा जो नाइटमेयर की गहराई से आई लग रही थीं। ट्रेमेंडस फियर ने सुआ की बाह को हल्का सा कपा दिया। उसने न सिर्फ क्लाइन को पकड़ा नहीं बल्कि रिनेट टिनिकर से कर्स खाकर ग्रीन फर से ढक गए। तुरंत वो फेड होने लगे, अपनी कंसील्ड स्टेट से भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इसी पल अंडरग्राउंड रूइंस की हवा में 3 फिगर्स अपीयर हुए, एम्परर रोजेल, पहला लोएन किंग विलियम ऑगस्टिस और प्योर लाइट से बना एक एब्स्ट्रैक्ट एंजल। ज़ारातुल के समन किए हुए हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस पीछे पीछे आ गए। इतने सारे एंजल्स एक साथ डिसेंड होते ही सिर्फ उनके ऑरास के इफेक्ट से ही पूरा स्पेस कांप उठा। इंटेंस बैटल की तो बात ही अलग थी। पल भर में पिच ब्लैक मोज़ोलियम और जोर से हिलने लगा, सरफेस पर एक ऑब्वियस क्रैक आ गया। क्लाइन बिल्कुल अचंभे में नहीं था क्योंकि ये उसका आखिरी कंटिंजेंसी प्लान था। जब दुश्मन इतना पावरफुल और प्रिपेयर्ड हो, मौका न बनाने दे तो सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए, मोज़ोलियम को तबाह करते हुए हंगामा पैदा किया जाए। ये इंस्पिरेशन उसको बायाम सिटी के बाहर हुए एनकाउंटर से मिली थी। तब अबॉमिनेशन सुआ और आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट के बाय प्रोडक्ट ने रिमोटली अटैक किया था, जबकि सीकिंग कॉटमैन, मिस मैसेंजर रिनेट टिनिकर और रोज स्कूल ऑफ थॉट का एक डेमी गॉड शामिल था, जिससे एक इनोसेंट पहाड़ गिर गया था। इस वक्त क्लाइन चाहता था कि इस रूइन का सीक्रेट मोज़ोलियम वैसा ही पहाड़ बन जाए। उसे विश्वास नहीं था कि एंजल्स इंटेंस बैटल के दौरान आसपास के डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस बार का लाइनअप पहले वाले से बहुत आगे था। क्लाइन सोचते हुए बोला, अभी काफी नहीं है, फिर थोड़ा और हंगामा मचा देते हैं। उसने अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल किए, ऊपर फ्लोट होने से रोका, बचकर मिस्टीरियस स्पेस यानी ग्रे फॉग के ऊपर को महसूस किया। उसके बेसिक कंट्रोल का यूज करते हुए उसे हल्का सा कंपाया। हवा में ग्रेश व्हाइट फॉग अपीयर हुआ, मजेस्टिक पैलेस फेंटली दिखाई दिया, सेफीरा कासल। पल भर में बैकलैंड की सेंट विंड कैथीड्रल के ऊपर आसमान अंधेरा हो गया, जैसे कोई तूफान आने वाला हो।
टसक रिवर डाउनस्ट्रीम पर नजर रखी एक चिड़िया ने, जिसकी आंखों के गिर्द अंधेरा था, अपनी नजर हिलाई। बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स में रुइंस नंबर 1 में डेमोनिस ट्रिसी की कई पावर्स लूट ली गई थीं। सीरियस इंजरीज आई थीं, मौत के करीब थीं। बैंग! वो क्लिफ से टकराई, उसमें ऑलमोस्ट एम्बेड हो गई, खून हर तरफ। इसी पल उसने एक चीज निकाली। वो एक रेक्टेंगुलर डायमंड शेप्ड चार्म थी। येस्टरडे वंस मोर। चैप्टर 1148 नॉट लेट, देर नहीं हुई। सीन रूइंस नंबर 1, ट्रिसी की लड़ाई। हाई लेवल बैटल्स में चार्म्स यूज करने के मौके बहुत कम मिलते हैं। कोई भी ओपोनेंट को ओपनिंग देकर इनकैंटेशन चैंट नहीं करता। ट्रिसी इस एक्शन को पूरा कर पाई क्योंकि उसने अंदर से बाहर तक विकेड ब्लैक फ्लेम्स जला लिए थे। वो ब्लैक फ्लेम्स आसपास की सारी हीट अब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे मोटी आइस क्रिस्टल्स बन रहे थे। आइस क्रिस्टल्स के पार ऑलमोस्ट इनविजिबल स्पाइडर वेब्स थे, जो उन्हें लपेटकर ह्यूज कोकून्स बना रहे थे। 3 लेयर्स की डिफेंस के सहारे ट्रिसी ने लगभग 2 सेकंड जितना वक्त खरीदा, रेक्टेंगुलर डायमंड शेप्ड चार्म निकाली और चैंट किया, येस्टरडे। ट्रांसपेरेंट फ्लेम विकेड ब्लैक फ्लेम्स के बीच जली। डायमंड लाइक चार्म साइलेंटली डिसइंटीग्रेट हुई और वॉइड में घुल गई। ये वो चीज थी जो क्लाइन ने स्पेशली डीमनिस को दी थी, ताकि तीनों तरफ से डैमेज किसी भी वक्त मेन असॉल्ट पॉइंट बन सके। ट्रिसी ने तुरंत ग्रेइश वाइट फॉग देखा और पास्ट के सीन्स देखे, जैसे तारे डेंसली पैक्ड। सीन्स थे, छोटा वो सड़कों पर भटकता, माफिया के कंट्रोल में, धोखे से पैसे कमाता, चोरी करता। बाद में थियोसोफी ऑर्डर में शामिल हुआ, असैसिन बना। वहां उसको जिंदगियां खत्म करना, ब्लडशेड, दूसरों को इंस्टिगेट करना पसंद आया। मास्क्स उतारकर उनकी ट्रू बीस्टियल नेचर दिखाने। कई वजहों से उसको विच बनना पड़ा। उसने कैटास्ट्रफीज क्रिएट करना शुरू किया। डीमनेस ऑफ प्लेजर ने अरेंज किया कि वो प्रिंस इडेसाक की मिस्ट्रेस बन जाए। उसे रियलाइज हुआ कि वो कम से कम अपने जैसे बन रही है, प्लेजर में खो रही है। एक्सट्रीम फियर महसूस हुई, भागने की इच्छा हुई। पर जब वो गहरी हेल में गिर चुकी थी, इमेंस पेन महसूस किया और एक्सट्रीम बनने का फैसला किया। एक सोच से सीन्स मैग्नीफाई होकर उसकी पूरी विजन ऑक्यूपाई कर ली। लाइट में खिड़की के बाहर लॉन रोशन, घोड़े धीरे चल रहे, गोल्फ कोर्स के होल्स अभी भी वेगली दिखाई दे रहे। घर के अंदर एक एंटीक कैबिनेट दरवाजे से व्यू ब्लॉक कर रही। पास्ट ट्रिसी एज पर खड़ी थी, बाहर देख रही, लेफ्ट हैंड पर सफायर रिंग पहनी। तब वो सीक्वेंस 5 तक भी नहीं थी। उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो प्रेजेंट वाली को उधार लेनी थी, पर उसके पास डीमनिस सेक्ट की एक रिंग थी जो प्राइमोर्डियल डीमनिस से क्लोजली रिलेटेड थी। ये रिंग वो चीज थी जो ट्रिसी उधार लेना चाहती थी। अचानक सफायर जेम से ज्यादा इंट्रिकेट रिंग ट्रिसी की पिंकी पर अपीयर हुई, और पास्ट से अलग प्रेजेंट ट्रिसी ने मार्क के साथ फ्यूजन किया था और प्राइमोर्डियल डीमनिस को सबमिट किया था। सीक्वेंस 4 डेमिगॉड होने के नाते उसे बहुत एनहांसमेंट मिला। सीधे शब्दों में, चाहे वो रोबस्ट डेइटी का डिसेंट वेसल नहीं थी, पर उसमें वो क्वालिफिकेशंस आ चुकी थी, और वो सफायर रिंग उसको टेम्परेरीली एक खास अमाउंट में इनिशिएटिव ग्रास्प करने दी। पास्ट के सीन्स को देखते हुए ट्रिसी के स्पाइडर सिल्क से बना कुकून इंच बाय इंच फट गया। मोटे आइस क्रिस्टल्स साइलेंटली पिघल गए, विकेड ब्लैक फ्लेम्स कोरोड हो गए। उसने लेफ्ट हैंड उठाई, आंखें बंद की, मुस्कुराई और सफायर रिंग भौंकों के बीच रखी। रिंग मेटल की तरह पिघलकर ट्रिसी के सिर में सरियल तरीके से बह गई। इसी पल विकेड ब्लैक फ्लेम्स प्रिंस ग्रोव ने कंप्लीटली ले लिए। एक बर्निंग व्हाइट स्पीयर ऑफ लाइट शूट हुई। स्पीयर के फ्रंट पर 2 प्योर व्हाइट विंग्स फैले, स्पीयर के टिप को एम्ब्रेस किया जैसे एक एंजल। सराउंडिंग स्पेस को सील किया, टारगेट को एस्केप करने से रोकने। इसी पल ट्रिसी ने आंखें खोली। वो गहरे काले रंग की थी। उसके बाल एक के बाद एक खड़े हो गए, हर एक सांप जितना मोटा। आउटर लेयर स्लिपरी और डायबॉलिकल, एंड्स पर क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट आंखें जड़ी हुई या वेनेमस सांप जैसे सिर। उनके मुंह हल्के से खुले, जबान लर्जा रही थी। प्योर लाइट से कंडेंस्ड स्पीयर ट्रिसी के सामने रुक गया, जैसे इनविजिबल हाथ ने दबा दिया हो। आगे 1 इंच भी बढ़ना मुश्किल। वो क्विकली ग्रेश व्हाइट रंग की हो गई, इनकॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल, जैसे पत्थर से तराशी हुई। वुश! स्पीयर रैपिडली क्लिफ के एज पर गिरकर अनेक छोटे टुकड़ों में टूट गया। ट्रिसी के आसपास का ग्रेश व्हाइट रंग हर तरफ फैल गया, जैसे जिंदगी हो। जहां भी गया पत्थर सख्त हो गए, बाकी सब चीजें पत्थर में बदल गईं। रूइंस नंबर 1 में लगे हुए कई रिचुअल्स अब ग्रेश व्हाइट रंग से रंगे हुए हैं, जिससे दूसरे सीक्रेट मोज़ोलियम्स के गार्डिंग एंजल्स चेंजेस डिस्कवर ना कर सकें और तुरंत ना आ सकें। प्रिंस जिलिस इंस्टेंटली वॉइड से निकलते ग्रेश ऑरा से घिर गए।
सिर्फ कांटे की क्राउन यूज करते हुए वो एक छोटा सेफ जोन मेंटेन कर पाए। प्रोहिबिशन पावर्स यूज करने का कोई तरीका नहीं बचा। ट्रिसी, जिनकी आंखों में व्हाइट और ब्लैक का बॉर्डर नहीं था, उन्होंने अपोनेंट की तरफ तक नहीं देखा। सांप जैसे बालों से आसमान ढके हुए उन्होंने एक कदम डार्क वैली के नीचे सीक्रेट मोज़ोलियम की तरफ बढ़ाया। बुम! जमीन तेजी से हिलने लगी। डीप से एक डल थड आया। रेड एस्टेरॉइड्स फायरी गेल्स के साथ अचानक अपीयर हुए और डीमनस ट्रिसी के पास से गुजरकर मोज़ोलियम पर टकराए। पल भर में ये रूइन कैटास्ट्रफीज से भर गया। जॉर्ज द थर्ड, जो एडवांसमेंट के क्रिटिकल मोमेंट पर था, उसने इसे महसूस किया और तुरंत कंफ्यूजन और गुस्सा महसूस किया। बहुत मेहनत से उसने अपनी स्ट्रेंथ का कुछ हिस्सा अलग किया और पहले की प्रिपरेशंस की मदद से सराउंडिंग एरिया को फोर्सफुली डिस्टॉर्ट करके अंधेरे सोलम सीक्रेट मोज़ोलियम को रियल वर्ल्ड से आइसोलेट कर दिया। अर्थक्वेक्स और मीटियोर्स को टारगेट के पास आने से रोका। बुम बुम! हर तरह के कैटास्ट्रफीज के बीच क्लिफ्स एक के बाद एक टूटने लगी। रूइंस गिरने लगे। जॉर्ज द थर्ड का गुस्से भरा आवाज अपने आप का वर्ल्ड बनाए सीक्रेट मोज़ोलियम से आया। क्या तुम पागल हो? सीक्वेंस 4 का ट्रू डेटी की पावर फोर्सिबली एक्सेप्ट करना एक ही अंजाम था, मौत। ट्रिसी हंसी। उसके चेहरे की स्किन अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी थी। इंच बाय इंच वो टूटी, नीचे वाइडली स्क्वर्मिंग ब्लड और मांस दिखाई दिया। इस एक्सट्रीमली टेरिफाइंग डीमनस ने स्कॉफ किया। क्या एक लवली स्टोरी का एंडिंग ये नहीं होना चाहिए कि सारे बैड गाइज मर जाएं, जैसे तुम या मैं? ट्रिसी ने अपनी बात पूरी किए बिना उसी ट्रैजिक स्माइल के साथ एस्टेरॉइड ट्विस्टेड सीक्रेट मोज़ोलियम में गिरा दिया, उसे तबाह करने के लिए। दूसरे मोज़ोलियम में क्लाइन ने स्ट्रॉन्ग फ्रंट नहीं लगाया। उसने जल्दी से सेफिरा कासल से कनेक्शन खत्म किया, जैसे द फूल से मदद मांग रहा हो। पहले का हंगामा लगभग सभी प्रेजेंट एंजल्स को रुकवा चुका था। अफसोस, क्लाइन ने जो कंसीलमेंट एंजल समन किया था वो हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन थी। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर फाइट जारी रखी, सिचुएशन और भी कियोटिक बना दी। इस पल विलियम ऑगस्टस 1 की प्रोजेक्शन ने सिल्वर स्वॉर्ड निकाली, आगे पॉइंट की और नीचे काटी। और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। रूइंस का केओस रुक गया। बैटलफील्ड अलग अलग सेक्शंस में बंट गया। हर्मीज ने खूबसूरत और इम्पैसिव लेडी को फेस किया। अबॉमिनेशन सुआ ने रेन टिनेटकर को सप्रेस किया। एम्परर रुसेल और एंजल ऑफ लाइट के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस ने क्लाइन को घेर लिया। विलियम 1 एक आइसोलेटेड स्पॉट पर खड़ा था, इंश्योर करने की कोई भी आफ्टरशॉक्स नीचे मोज़ोलियम पर अटैक ना करें। क्लाइन सोचते हुए, जैसे एक्सपेक्टेड था, हैंड ऑफ ऑर्डर। उसकी प्यूपिल्स डायलेट हुई। बिना सोचे उसने राइट हैंड अपने कपड़ों के इनर पॉकेट में डाली और लेफ्ट हैंड बढ़ाई अपने पास्ट सेल्फ से स्ट्रेंथ उधार लेने। डेथ काउंसिल, एवरनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन और कंसीलमेंट एंजल फिगर्स थी जो क्लाइन के अपने लेवल से एक्सीड करती थी। उन्हें समन या मेंटेन करना उसकी स्पिरिचुअलिटी पर टेरिबल बर्डन था। उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा कि पास्ट सेल्फ से कुछ पावर उधार ले ले, स्पिरिचुअलिटी कंप्लीटली ड्राई होने से पहले। इस तरह वो फिर से फेक स्पिरिचुअलिटी से भर गया। अगले 15 मिनट तक वो रियल स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं था। फिर क्लाइन ने लाइट देखा। प्योर लाइट से बना एंजल, जिसकी पीठ पर भी इल्यूजरी विंग्स थे, ने लेयर्स ऑफ लाइट को टाइडल वेव की तरह उसकी तरफ दौड़ा दिया, उसे डुबो दिया। ब्राइट व्हाइट सी ऑफ लाइट में अचानक कुछ अपीयर हुआ। वो रैपिडली गिरकर सीक्रेट मोज़ोलियम के करीब आया। वो एक डार्क कलर्ड बुक थी, गोट स्किन से बनी हुई, ग्रोसेल्स ट्रैवल्स। वर्म्स ऑफ स्पिरिट में स्प्लिट होने की एबिलिटी और एनहांस्ड शेप शिफ्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बुकमार्क्स मेड ऑफ फ्लैश में सिकुड़कर बुक में एम्बेड हो गया, ताकि उसे एंडलेस लाइट के प्योरिफिकेशन और मेल्टिंग इफेक्ट से बचाया जा सके। पर इसके बावजूद वो सिवियरली इंजर्ड हो गया, क्योंकि लाइट अभी भी उसके बॉडी के कुछ हिस्से को इल्यूमिनेट कर रही थी। ये खत्म नहीं हुआ। ग्रोसेल्स ट्रैवल्स के नीचे गॉर्जियस क्लोथ्स पहने एम्परर रुसेल खड़ा था, हाथ उठाकर इंतजार कर रहा। क्लाइन, बिना दूसरी सोच के उसने अपना पहला जान तरीका एक्टिवेट किया, हाइडिंग इन द हिस्टोरिकल वॉइड। बुम! रूइंस के बाहर एक लाउड थंडरक्लैप गूंजी। शुरू में दूर गूंजी, पर आखिर तक कानों पर गूंज रही थी। क्लाइन, हिस्टोरिकल वॉइड की प्रोजेक्शंस और रूइंस के सभी लिविंग बीइंग्स ऑ में स्टिफ हो गए। इंस्टेंटली सी ऑफ लाइट धीमी हो गई। नहीं, एक फिगर अफेक्ट नहीं हुई, चर्च ऑफ एवरनाइट की कंसीलमेंट एंजल। खूबसूरत पर डल लुकिंग लेडी ने मौका देखकर अपना बॉडी फेस किया, अनेक सिंबल्स में बदल गया, जो कंसीलमेंट और टेरर को सिंबलाइज करते थे। उसने स्ट्रेंज वर्ल्ड एक्सटेंड किया। हर्मीज, रेन टिनेटकर, सुआ की बाह, एंजल ऑफ लाइट और विलियम ऑगस्टस 1 को घेर लिया। चाहे क्लाइन ने हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन वाटर डाउन वर्जन समन किया था, पर कुछ एसेंशियल पार्ट्स बचे थे।
वो केओस जिसका क्लाइन इंतजार कर रहा था आखिर आ गया। जॉर्ज द थर्ड के दूसरे हेल्पर्स जैसे वो किंग ऑफ एंजल्स अभी भी दूसरे मोजोलियम्स में थे। जब नियरली ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड बनना अंदर के एंजल्स ने रेजिस्ट किया। केओस में स्ट्रेंज वर्ल्ड इजीली फट गया। पर एंजल की पावर के रेमिनेंट्स के डायरेक्शन में लेडी बाहर आई और नीचे सीक्रेट मोजोलियम की तरफ दौड़ी। बूम! एक और बड़ा थंडरक्लैप गूंजा। एम्परर रुसेल जिसने रोकने की कोशिश की थी फिर ऑ में आ गया और कोशिश नहीं कर पाया। पल भर में अंधेरा मजेस्टिक सीक्रेट मोजोलियम से लगा। सरफेस पर क्रैक्स गहरी हो गई, अंदर का अंधेरा दिखाई दिया। इन रिफ्ट्स में ब्लड अचानक अपीयर हुआ, कुछ ब्राइट रेड, कुछ काला। बुम बुम बुम! ह्यूमन फॉर्म वापस लाते हुए क्लाइन ने ग्रोसेल्स ट्रैवल्स पकड़ी और अपने स्कैटर्ड वर्म्स ऑफ स्पिरिट के साथ कलेक्टिवली एयर कनन चलाया। मोजोलियम जो ऑलरेडी कोलैप्स के करीब था आखिर गिर गया और ज्यादा ब्लड गुश्ड आउट। एक मोजोलियम के तबाह होते ही जॉर्ज द थर्ड का एडवांसमेंट रिचुअल स्टेबल नहीं रहा। उसके पास की पिलर ऑफ सपोर्ट की कमी थी। अगर सिर्फ एक मोजोलियम अटैक होता तो शायद वो उनसे टेनुअस कनेक्शन के सहारे कुछ रेजिस्टेंस कर पाता, पर अब उसने इतना इंटेंस अटैक सहा लिया। वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरियल बॉडी अचानक खौल उठा, डिस्टॉर्शन बाहर मेंटेन नहीं कर पाया। वो मोजोलियम जो रियलिटी से आइसोलेटेड था आखिर ट्रिसी के सामने आ गया। ट्रिसी के टेंड्रिल्स चैप्टर 1148 एस्केप भाग निकलना। सीन 1 मेमोरियल स्क्वायर बैकलैंड ऑड्री की नज़र से। जब ऑड्री और प्लेटफॉर्म के नीचे वाले लोगों ने ये सीन देखा तो जैसे वो एक बड़ा मैजिक शो देख रहे हों। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ सेकंड्स बाद सीन डिसऑर्डरली हो गया। चिल्लाने की आवाज़ों के बीच राजा के गार्ड्स प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़े। कैबिनेट मिनिस्टर्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नोबल्स ने इंस्टिंक्टिवली जगह ढूंढी छुपने के लिए या हिम्मत जमाकर गार्ड्स के पीछे सीन चेक करने चले गए। ऑड्री ने डेज्ड होकर देखा। उसे ज्यादा अचंभा नहीं हुआ पर सररियल लग रहा था। ऑड्री सोचते हुए, अगर मिस्टर वर्ल्ड किसी पर स्ट्रॉन्ग अटेंशन देता है तो इसका मतलब है कि मिस्टर फूल उसकी तरफ देख रहा है और आज तक मिस्टर फूल के किसी भी गोल में फेलियर नहीं आई है। ये एक डेटी की मर्जी है। दूसरे म्यूनिसिपल स्क्वायर बैकलैंड मेलिसा और बेंसन। मेलिसा बेंसन और दूसरों ने एक्सप्लोजन सुनी, फिर रियलाइज किया कि राजा की स्पीच अचानक रुक गई। कुछ देर साइलेंस के बाद लोग राउडी हो गए, हश्ड विस्पर्स में डिस्कशन शुरू कर दी। अननोन का डर, फ्यूचर का डर धीरे धीरे उनके दिलों में घुस गया। सीन 2 बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स रुइंस नंबर 1 के अंदर। जॉर्ज थर्ड की आखिरी हालत। जॉर्ज थर्ड का दिमाग ब्लर था। उसने अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जो रेजिस्ट नहीं किया जा सकता था। एक्सट्रीम मैडनेस का वॉल्केनो उसकी आत्मा में फट रहा था। वो उसके बॉडी को बदल रहा था, आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉर्ट कर रहा था। इनडिस्टिंक्टली उसने देखा एक ह्यूज ब्लैक थ्रोन जिस पर वो बैठा था। उसने एम्परर की क्राउन पहनी, ग्रेट प्राइड से रियल वर्ल्ड को लुक डाउन कर रहा था। उसके सब्जेक्ट्स पर राज था और वो डेइटीज के बराबर था। उसने हाथ बढ़ाया, इस फ्यूचर को पकड़ने की कोशिश की, पर अनेक कर्सेस और अननोन ओरिजिन्स के अटैक्स उसे मारते रहे। उस फ्यूचर को छूने से रोका। जॉर्ज थर्ड, नहीं। उसका हाथ जो फेड हो गया था हवा में लटक गया। उसकी कॉन्शियसनेस फटी, उसका बॉडी कंप्लीटली म्यूटेट हो गया। ट्रिसी, जो एक ब्लॉब ऑफ फ्लैश एंड ब्लड में बदल चुकी थी, ने अपने अनेक मोटे सांप जैसे बालों का इस्तेमाल करके उस शैडो ऑफ ऑर्डर को घेर लिया। बूम! बाहर की दुनिया में रुइंस नंबर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया में बड़ी मात्रा में धुआं आसमान की तरफ उठा, जैसे सबसे घना स्मॉग। बूम! वो एरिया एक ह्यूमोंगस क्रेटर बन गया जो टसक रिवर से जुड़ गया। नदी के पानी के अंदर आने के लिए एक इनलेट खोल दिया। रंबल! ऊंचे आसमान पर लाइट्स धीमी हो गईं। एक स्टॉर्म जो इमेंस हॉरर लिए हुए थी ने उस एरिया को घेर लिया। दूर एक माउंटेन पीक पर 2 फिगर्स ने ये सीन देखा। कोई कुछ नहीं बोला। वो थे डीमनस ऑफ अनेजिंग कैटरीना, प्योर वाइट रोब में पहने, और पेल हुडेड रेड एंजल ईविल स्पिरिट। 2 सेकंड्स बाद सेंटस ऑफ वाइट कैटरीना ने सॉफ्टली आह भरी और कहा, कैटरीना, हम उसे ढूंढना चाहते थे क्योंकि प्राइमोर्डियल ने बताया था कि उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशंस हैं। रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने साइलेंटली सुना। उसका एक्सप्रेशन हल्का सा ट्विस्ट हो गया। रेड एंजल, मुझे पता है किसने मेरे रिस्पॉन्स में इंटरफियर किया। कैटरीना ने कई आंसर्स सोचे पर पक्का नहीं कर पाई। आखिर में उसने चुप रहने का फैसला किया। रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने धीरे से एक शब्द बोला, रेड एंजल, एवरनाइट। थोड़ा रुककर उसने उसकी इमोशंस दबाए और जोड़ा, वरना मैं पहले ही ट्रिसी चीक को ढूंढ लेता।
बिना कैटरीना के जवाब का इंतजार किए रेड एंजल इविल स्पिरिट ने मुड़कर निकल लिया। सीन 3, दूसरे रूइन में क्लेन की हालत। जब क्लेन ने सीक्रेट मॉजिलियम को गिरते और खून बहाते देखा, उसकी आंखों में एक झलक खुशी की आई, पर वो एफेमेरल थी क्योंकि उसे अपनी हालत पर ध्यान देना था। जॉर्ज III का रिचुअल फेल हो गया, वो ब्लैक एम्परर नहीं बना। इसका मतलब उसका गोल पूरा हो गया। अब बचा था एस्केप। इस पल, जबकि मॉजिलियम की तबाही का कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं था, रीनेट टिनेकर ने क्लेन के साथ किए अग्रीमेंट के मुताबिक वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। उसने पहले स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश किया और उसकी गहराई में भाग गई। उसने अपने आप से उधार ली पावर खत्म हो रही थी। खूबसूरत कंसीलमेंट एंजल को मेंटेन करने की हद तक पहुंच चुका था। स्ट्रेंज वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो नेचुरली गायब हो गई। आधी गिरी हुई रूइन के अंदर क्लेन का सामना था अबॉमिनेशन सुहा की बाह, एंशिएंट टाइम का हर्मीज, एम्परर रोजेल की प्रोजेक्शन, विलियम ऑगस्टस I की प्रोजेक्शन, एंजल ऑफ लाइट की प्रोजेक्शन, और वो थंडर जो अननोन लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रही थी। इनमें से कोई भी उसे आसानी से मार सकता था, और एंजल लेवल की हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन समन करना कुछ अटेम्प्ट्स में सक्सेस नहीं हो सकता था। बिना किसी हेजिटेशन के क्लेन का बॉडी इनकॉर्पोरियल हो गया, हिस्टोरिकल वॉइड में छुपने की कोशिश की। इसी पल उसके विजन में ग्रेइश व्हाइट फॉग में एक वॉर्टेक्स अचानक अपीयर हुआ। वो अनेक ट्रांसपेरेंट मैगेट्स से बना हुआ था, जो ट्रांसपेरेंट और स्लिपरी टेंटिकल्स एक्सटेंड कर रहा था। ज़ैरेटूल का एक्चुअल बॉडी अपीयर हो गया था। वो हिस्टोरिकल वॉइड में क्लेन का इंतजार कर रहा था। इस पल क्लेन का हिस्टोरिकल वॉइड में जाने का एक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। वो हेल्पलेसली देख रहा था कि वॉर्टेक्स उसे खींचकर सेंटर में फेंक रहा था। उसने उंगलियां चटकाने की कोशिश की, दूसरा पेपर क्रेन जलाने की, पर उसे रियलाइज हुआ कि वहां कोई फ्लेम नहीं उठ सकती। एक बार प्रोब करने के बाद ज़ैरेटूल को अपने ट्रम्प कार्ड का कॉन्फिडेंस था। उसके लेवल का सप्रेशन और बिजारनेस की अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसने क्लेन को फ्लेम्स कंट्रोल करने से रोक दिया। इसके अलावा क्लेन की इंट्यूशन ने बताया कि टेलीपोर्टेशन अटेम्प्ट करने पर डेस्टिनेशन मिस्टीरियसली ट्रांसपेरेंट मैगेट्स से बने हुए वॉर्टेक्स से कनेक्टेड था। वो भाग नहीं सकता, न ही टिनफ हेल्पर्स समन कर सकता, पर सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स कभी अनप्रिपेयर्ड नहीं होते। ट्रांसपेरेंट मैगेट्स से बना हुआ वॉर्टेक्स धीरे धीरे घूमा, क्लेन के इनिशिएट किए विजिट को रिसीव किया। ट्रांसपेरेंट और स्लिपरी टेंटिकल्स अनस्टॉपेबली तैरने लगे। वो उसकी तरफ पहुंचे, पर सिर्फ डार्क कलर्ड स्किन से ढकी हुई बुक को लपेट सके। बुक के सरफेस पर खून अभी तक पूरा फेड नहीं हुआ था। ग्रुसेल्स ट्रैवल्स। सबसे खतरनाक मोमेंट पर क्लेन ने अपनी उंगलियां चुभोईं, अपना खून ग्रुसेल्स ट्रैवल्स के सरफेस पर फ्लो करने दिया। फिर वुश, वो बुक वर्ल्ड में चला गया। टेम्परेरीली ज़ैरेटूल के बनाए फेटल ट्रैप से बच गया। बुक वर्ल्ड में एंटर करते ही उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और आगे पकड़ा। हिस्टोरिकल वॉइड से एक मरियोनेट खींचा जिसे उसने टेम्परेरीली पोसेस किया था। हुइन रैम्बिस। उसने पहले टेस्ट किया था कि वो यहाँ ट्रू हिस्ट्री की प्रोजेक्शन समन कर सकता है। आखिर ये सफेरा कासिल का पार्ट है, और बुक वर्ल्ड में द फूल से प्रे करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। अगर काम न करे तो उसके पास दूसरे तरीके थे। वो जस्टिस ऑड्री को समन कर सकता था, जो बुक वर्ल्ड की हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती थी। साफ शब्दों में उसे एक मिड या हाई सीक्वेंस बियॉन्डर चाहिए था, स्पेक्टेटर पाथवे से, जो उसे सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस, सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसेड और हॉल ऑफ ट्रूथ में ले जाए। वक्त कम था, इसलिए जितना फास्ट उतना बेहतर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये सीक्वेंस 1 कब तक ग्रुसेल्स ट्रैवल्स का सीक्रेट ग्रास्प कर लेगा और क्या वो फोर्सिबली बुक वर्ल्ड में डिसेंड कर देगा। उसे रेस अगेंस्ट टाइम करना था। फॉर्मल सूट और डार्क रेड बो टाई पहने हुइन रैम्बिस ने स्टिफ एक्सप्रेशन से उसे पकड़ा और डायरेक्टली सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चले गए, जो अनेक शैडोज से बना हुआ था। मैनिपुलेटर की पावर से वो क्विकली शटल किए और सेकंड्स में सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसेड पहुंचे, हॉल ऑफ ट्रूथ के एंट्रेंस के पास। क्लेन ने अपने मरियोनेट हुइन रैम्बिस पर कंट्रोल छोड़ दिया और तेज हवा के नज से दरवाजे से दौड़ा। कलरफुल म्यूरल्स से गुजरकर हॉल में उसकी इनर वॉइस गूंज उठी। क्लेन सोचते हुए, यहां 008 समन करने के चांसेस ज्यादा होने चाहिए। लेफ्ट साइड की म्यूरल के एंड पर इससे ड्रा या राइट करके रियल वर्ल्ड पर असर डाला जा सकता है। इसकी अरेंजमेंट से मैं ज़ैरेटूल से गलती करवा सकता हूं, सेफ एस्केप रूट ढूंढ सकता हूं। नहीं, अमोन के अवतार को बैटल रॉयल में शामिल करना और ज़ैरेटूल को इन्वॉल्व करना आसान होगा। इसीलिए गॉडेस अमोन को बैटलैंड में बेट करना चाहती थीं। राइट साइड की म्यूरल बुक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। मैं 008 से अपने लिए एक टेम्पररी डोर ड्रॉ कर सकता हूं बाहर निकलने के लिए। उड़ते हुए क्लेन का राइट हैंड बार बार आगे की वॉइड में पकड़ता रहा।
5 बार, 10 बार, 20 बार। जब क्लेन ने अपने फॉर्मर सेल्फ से स्ट्रेंथ उधार ली तो उसकी राइट हैंड अचानक डूब गई और उसने एक डल क्लासिक क्विल खींच ली। 008। अगले सेकंड क्लेन उस ह्यूज पिलर के सामने पहुंच गया जो कई आर्म स्पैन्स वाइड था। इसमें टाइम से घिसे होने का क्लियर सेंस था। ये ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकर वेल्ट का थ्रोन था। क्लेन ने स्टोन पिलर का चक्कर लगाया और म्यूरल के एंड पर पहुंचा। उसने क्विल 008 उठाई, लिखने ही वाला था। उसने पहले कभी यहां 008 यूज करके चेंजेस टेस्ट नहीं किए थे। डर था कि एक्सेसिव एक्सीडेंट हो जाएगा और अमोन के भाई को अलर्ट कर देगा। जॉर्ज थर्ड को ब्लैक एम्परर बनने से रोकने की प्लानिंग पहले ही डिटेक्ट हो जाएगी। अब उसे ऐसी बातों की परवाह नहीं थी। वो पूरे दिल से वो डेवलपमेंट वीव कर सकता था जो उसे चाहिए। अचानक 008 जो लिखने ही वाली थी गायब हो गई, टाइम लिमिट से पहले ही। क्लेन अलार्म्ड, क्या हो रहा है? फिर उसे रियलाइज हुआ कि हॉल ऑफ ट्रूथ में उसके शब्द प्रोजेक्ट नहीं हो रहे थे। आसपास साइलेंस थी। स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर होते हुए क्लेन ने धीरे से मुड़कर देखा। टाइम वोन रॉक 100 मीटर ऊंचे क्रॉस में बदल चुकी थी। क्रॉस के सामने एक ह्यूज ब्लरी फिगर खड़ा था। पीठ सबकी तरफ कंपैशन से सब लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा था। हॉल ऑफ ट्रूथ में रोज ऑफ ब्लैक हाई बैक प्यूज थे, पर सिर्फ एक सप्लिकेंट था। सप्लिकेंट आंखें बंद किए मिडिल ऑफ द फर्स्ट रो में बैठा था। रादर सिंपल व्हाइट रोब पहने, पेल गोल्ड दाढ़ी से आधा चेहरा ढका, हाथों में सिल्वर क्रॉस पकड़े चेस्ट के सामने, जीनियल और काम लुक। एडम, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के चेयर, किंग ऑफ एंजल्स एडम। क्लेन को पता भी नहीं चला कि वो कब आया। इस पल एडम ने सर उठाया, अपनी क्लियर लिम्पिड आंखें दिखाईं जो बच्चे की आंखों जैसी थीं। उसने धीरे से खड़े होकर काम एक्सप्रेशन से बोला। जॉर्ज थर्ड की मौत से लोएन को हैवी ब्लो लगा। इंटिस अब और वेट नहीं कर सकता। इस मौके का फायदा उठाकर अटैक शुरू करेगा। ये वॉर ऑफिशियली ऐसे वॉर में डेवलप हो जाएगी जो पूरी दुनिया को झकझोर देगी। क्या तुम इस अंजाम को एक्सेप्ट कर सकते हो? चैप्टर 1115 मैड डैश पागल दौड़। सीन हॉल ऑफ ट्रूथ एडम और क्लाइन। एडम ने सर उठाया, अपनी क्लियर लिम्पिड आंखों से कामली देखा। एडम, जॉर्ज 3 की मौत लोएन को गहरी चोट देगी। इंतिस अब और इंतजार नहीं कर पाएगा। इस मौके का फायदा उठाकर अटैक शुरू करेगा। ये वॉर ऑफिशियली एक ऐसी वॉर बन जाएगी जो पूरे दुनिया को झकझोर देगी। क्या तुम ऐसे अंजाम को एक्सेप्ट कर सकते हो? हॉल ऑफ ट्रूथ में टेम्परेचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पर क्लाइन के रोंग पर ठंडक दौड़ गई। उसने गर्मी की लहर महसूस की, डिफेंड करना चाहा, पर मुंह खोलकर कुछ कह नहीं पाया। कुछ साइलेंट सेकंड्स तक उसकी फिगर एडम की लिम्पिड आंखों में झिलमिलाई। फिर उसने कुछ मुश्किल से कहा, क्लाइन, मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर मैं फ्यूचर में वॉर से होने वाले नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। उसने थोड़ा रुककर गहरी आवाज में पूछा, क्या ये वो कीमत है जो तुमने बिस्टाउमेंट के बदले मांगी थी? जब यहां एक एसेटिक ने तुम्हारा ट्रू नेम लिया तभी तुम्हें इस बुक की खबर थी और चुपके से अरेंजमेंट्स कर लिए? सिंपल व्हाइट रोब्स पहने एडम ने जवाब नहीं दिया। वो लेफ्ट साइड की म्यूराल की तरफ चला और एक म्यूराल के सामने रुका। हल्का सा सर उठाकर क्वाइटली उसे एडमायर किया। म्यूराल पर गोट स्किन से बनी एक बुक क्लाउड्स में उड़कर एक जाइगेंटिक क्लॉ में लैंड हुई। कुछ देर देखने के बाद एडम ने वार्म आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। क्लाइन ने तुरंत महसूस किया कि उसे हॉल ऑफ ट्रूथ, सिटी ऑफ मिरेकल्स की सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस और बुक वर्ल्ड ने रिजेक्ट कर दिया। वो इनवॉलेंटरीली ऊपर उठा और एरिया से बाहर उड़ गया। इस प्रोसेस में उसने देखा एडम ब्लैक प्यूज के सामने वापस आया, सिल्वर क्रॉस पेंडेंट पकड़े, आंखें बंद की और सिंसियर तरीके से ह्यूज और ब्लरी फिगर से प्रे किया। सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस के बाहर एक इल्यूजरी डोर साइलेंटली अपीयर हुई। वो हवा में खड़ी थी, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड। बुक वर्ल्ड ने भी उसे ऑस्ट्रेसाइज करना शुरू किया, उसे ह्यूज डोर से स्क्वीज कर बाहर निकाला। अचानक क्लाइन रियल वर्ल्ड वापस आया और ग्रेइश वाइट फॉग में था, उसी स्टेट में जैसे हिस्टोरिकल वॉइड में जाने से पहले था। पहले से अलग, अब उसे काउंटलेस ट्रांसपेरेंट मैगट्स के बनाए वर्लपूल से लॉक नहीं किया गया था। स्लिपरी टेंटिकल्स जो ऑलमोस्ट इनविजिबल थे ने ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स को हल्का सा लपेटा और हवा में घुल गए। हो जाने पर आह भरे बिना क्लाइन के थॉट्स दौड़े और उसने ऑलमोस्ट प्योरली इंस्टिंक्ट पर एक चॉइस ली। वो दूसरी डायरेक्शन में ग्रेइश वाइट फॉग में कूदा और एक शैटर्ड स्पॉट ऑफ लाइट में छिप गया। ये वही सो कॉल्ड हिस्टोरिकल वॉइड था। क्लाइन को अगले ही सेकंड पछतावा हुआ, क्योंकि ज़रातुल के स्लिपरी और टेरिफाइंग टेंटिकल्स ग्रेइश वाइट फॉग से एक्सटेंड हो गए।
काउंटलेस ट्रांसल्यूसेंट मैगेट्स अब स्पिनिंग वर्लपूल नहीं बना रहे थे, बल्कि डिसइंटीग्रेट होकर एक टाइडल वेव बन गए जो उसकी तरफ दौड़ रहे थे। ज़ेरातुल एक्चुअली हिस्टोरिकल वॉइड में लड़ सकता था। ये हाई लेवल मेंबर्स का लोअर लेवल वंस पर सप्रेशन इफेक्ट था। सेम सीयर पाथवे का डेमिगॉड हमेशा लोअर सीक्वेंस के सीयर डेमिगॉड से डील करने का बेस्ट चॉइस था। बिना किसी हेजिटेशन के वो लाइट स्पॉट से दौड़कर हिस्ट्री के फॉग के गहराई में गया, बिल्कुल अपने एडवांसमेंट की तरह। सीक्रेट मौजोलियम के गिरने, बैकलैंड पर एयर रेड, ट्रैजिक ग्रेट स्मॉग के सीन्स उसके पीछे से गुजर गए, पर दिल में खतरे की प्रीमोनिशन कम नहीं हुई, बल्कि काफी बढ़ गई। उसने देखा एक मोटी छाया करीब आती जा रही है, उसे ढक ली जा रही है। ये ट्रांसपेरेंट मैगेट्स और स्लिपरी टेंटिकल से बनी टाइडल वेव थी। क्लाइंट जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। कॉन्स्टेंटली एवरनाइट गॉडेस का ऑनरिफिक नेम जोटन में दिमाग में दोहराया। उम्मीद की बच जाए, ये वही एक चीज थी जो वो कर सकता था, और वही एक एग्जिस्टेंस थी जो उसे बचा सकती थी। ऑफकोर्स अगर उसे अमोन का ऑनरिफिक नेम पता होता तो वो डेफिनेटली इस ब्लास्फीमर को प्रोवोक करता। सिर्फ चीजें बिगाड़कर ही उसको जीने का मौका मिलता। रॉसेल का एम्परर डिक्लेयर करना, स्टीम इंजन की मॉडिफिकेशन, बैटल ऑफ द वायलेटेड ओथ्स, व्हाइट रोज वॉर और 20 ईयर वॉर एक के बाद एक फ्लैश हुए। क्लाइन ने रियलाइज किया कि उसका बॉडी शैडोज से ज्यादा ढक लिया जा रहा है और उसका कॉन्शियसनेस धीमा पड़ रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल हो रही हैं। इसी पल हाउंड्स ऑफ फुलग्रिम ग्रेइश व्हाइट फॉग के अलग अलग लाइट स्पॉट से दौड़कर आए। वो पिच ब्लैक शॉर्ट फर से ढके थे, आई सॉकेट्स डार्क रेड फ्लेम से जल रही थी, होंठ पिछले सिर तक एक्सटेंड हुए थे। मॉन्स्टर्स जैसे इस ग्रुप सेफिरा कासिल कीपर्स ने क्लाइन के पास से दौड़कर उसके पीछे दौड़ लिया। वो तुरंत ल्यूसिड हो गया। क्लाइन दिमाग में फक। उसने अपने आप को कर्स किया, आंखें थोड़ी लाल, विजन ब्लर्ड होते हुए दौड़ता रहा। 5th एपॉक से 4th एपॉक तक, 4th से 3rd एपॉक तक। पीछे का मैसिव शैडो जो टाइडल वेव जैसा था, कुछ सेकंड्स के लिए रुका, फिर वैसे ही उसकी तरफ दौड़ता रहा जैसे कुछ नहीं हुआ था, उसके पास किए हिस्टोरिकल वॉइड्स को डुबोता हुआ। क्लाइन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सपेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने पूरी ताकत से हिस्टोरिकल फॉग में लाइट स्पॉट्स के साथ दौड़ लगाई। 3rd एपॉक से 2nd एपॉक तक दौड़ा, जब तक एक लोनली फ्रैगमेंट ऑफ लाइट पर नहीं पहुंचा। आसपास एक विदर्ड फॉरेस्ट और एक नॉर्मल टूम था। ये हिस्ट्री की वो पीरियड थी जब जायंट किंग ऑर्मिर के अपने पेरेंट्स को दफनाया था। ज़ेरातुल ने जो टाइडल वेव बनाई थी वो इस हिस्ट्री को अच्छे से समझ नहीं पाया। वो किसी अननोन एरा में रुक गया और कैच अप नहीं कर पाया। इस पल क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और हिस्ट्री के फॉग में वो सिर्फ करंट वॉइड से पावर उधार ले सकता था, पर क्लियरली यहाँ उसकी कोई पास्ट प्रोजेक्शन नहीं थी। और जब उसकी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाएगी तो उसे हिस्ट्री के फॉग से निकलकर रियल वर्ल्ड वापस आना होगा, तब वो फिर से ज़ेरातुल का सामना करेगा। क्लाइन आह भरते हुए फोह। उसने एक और पेपर क्रेन निकाली, उंगलियां चटकाईं और उसे जला दिया, पर कुछ सेकंड्स इंतजार करने के बाद उसने स्नेक ऑफ फेट विल ऑसेप्टन को अपीयर होते नहीं देखा। क्लाइन सोचते हुए, हिस्टोरिकल वॉइड में ऑर्डिनरी पेपर क्रेन से विल को कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, अमोन अभी तक क्यों नहीं आया? सोचते सोचते उसने फिर जोटन में दोहराया, The Evernight Goddess who stands higher than the cosmos and more eternal than eternity. You are also the Lady of Crimson, the Mother of Concealment, the Empress of Misfortune and Horror, Mistress of Repose and Silence. कुछ सेकंड्स तक सहने के बाद अचानक उसे एक आइडिया आया, इसलिए उसने हिस्टोरिकल वॉइड से निकलकर रियल वर्ल्ड वापस आने में कोई देर नहीं की। जस्ट उसकी फिगर अपीयर होते ही उसकी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स हवा में उठी और एक स्लिपरी ट्रांसपेरेंट टेंटिकल ने पकड़ ली, और उसके सामने एक और फिगर अचानक अपीयर हुई। वो बेयरफुट लिनन रोब्ड एसेटिक लीडर आरियाना थी। क्लाइन की एबिलिटीज के मुताबिक उसने जो एंजल लेवल हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन समन की थी वो गायब हो चुकी होगी, इसलिए जो आई थी वो एक्चुअल बॉडी थी। एवरनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन ने क्लाइन की तरफ देखा और इंस्टेंटली वो ज़ेरातुल के टेंटिकल के नीचे से गायब हो गया। क्लाइन अरियाना के कंसील्ड वर्ल्ड में चला गया। रात का वक्त था, मॉनेस्ट्री में कई एंशिएंट बिल्डिंग्स खड़ी थीं। आसमान में एक ह्यूज और होली क्रिम्सन मून लटक रहा था। पास्ट कोऑपरेशन से मिली एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए क्लाइन ने तुरंत ट्रैवलिंग यूज किया और क्रिम्सन मून में अपीयर हुआ, इस कंसील्ड वर्ल्ड से निकलकर कहीं और पहुंचने के लिए। रियल वर्ल्ड वापस आकर क्लाइन ज़ेरातुल से दूर हो चुका था, इसलिए उसने बिना देर किए ट्रैवलिंग यूज किया और डायरेक्टली चला गया। ज़ेरातुल को छोटी सी देर के लिए बिजी रखते हुए अरियाना कंसील्ड स्टेट में आकर बैटलफील्ड से निकल गई। बूम! एक टेरिफाइंग थंडरक्लैप गूंजा। ट्रांसपेरेंट टेंटिकल जो क्लाइन के गायब होने की जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, अचानक पीछे हट गया और एक्चुअल बॉडी के साथ गायब हो गया।
समुद्र पर टेलीपोर्ट होकर क्लाइन ने अपने पास्ट सेल्फ से स्ट्रेंथ उधार लेने की भी परवाह नहीं की। उसने पहले हिस्टोरिकल वॉइड से एक पेपर फिगरीन समन की और कलाई हिला दी। उसके पास जो चीजें थी वो बुकमार्क बनने पर तबाह हो गई थी। उसके मैरियोनेट्स क्वानाज और एन्यूनी का पता नहीं कहाँ खो गए। शायद वो एंजल ऑफ लाइट की रोशनी में इवेपोरेट हो गए थे। पाह! पेपर फिगरीन स्कारलेट फ्लेम से जल उठी और ऊपर कूदकर एक इल्यूजरी एंजल की शेप ले ली। लेयर्ड विंग्स ने उसे एम्ब्रेस किया और सब ट्रेसेस हटा दिए। फिर उसने फिर से ट्रैवलिंग एक्टिवेट किया और एरिया से निकल गया। ईस्ट चेस्टर काउंटी सीक्रेट मॉज़ोलियम, विलियम ऑगस्टस फर्स्ट और क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट। विलियम ऑगस्टस फर्स्ट और क्वीन मिस्टिक ने या तो ऑर्डर के चेंजेस से या क्लेयरवॉयंट एबिलिटीज से जॉर्ज III की मौत को महसूस किया। क्वीन मिस्टिक ने ज्यादा देर नहीं लगाई। उसका बॉडी सोप बबल्स की कलेक्शन जैसे अलग हो गया। जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे थे हर तरफ बिखर कर फट गए। विलियम ऑगस्टस फर्स्ट ने रोकने या पीछे दौड़ने का मन नहीं किया, पर उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। बैकलैंड होटल रूम में क्लाइन की वापसी। बड़ा डीटूर लगाकर क्लाइन, जिसने 3 बार एंजल्स एम्ब्रेस यूज करके अपने ट्रेसेस हटाए थे, आखिर चुपके से बैकलैंड वापस आ गया। शायद यही सबसे सेफ जगह थी। उसने पहले रेंट किए अपार्टमेंट में नहीं गया, बल्कि बैकलैंड ब्रिज एरिया में एक होटल ढूंढा और रूम लिया। ऑफकोर्स वो अपना अपीयरेंस, हाइट और टेम्परामेंट बदलना नहीं भूला। जितना ऑर्डिनरी और कॉमन दिखाई दे उतना कम अटेंशन मिलेगा। कमरे में आकर क्लाइन ने मेंटल फटीग और फिजिकल ट्रॉमा को सहकर सी गॉड कैल्वेटुआ का ऑनरिफिक नेम चैंट करना शुरू किया। वो 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ग्रे फॉग पर जाना चाहता था। ट्रू विजन और रियल एंजल्स एम्ब्रेस से कंफर्म करना चाहता था कि कोई लेटेंट डेंजर्स नहीं है। क्लाइन सोचते हुए, खुशकिस्मती से ज़ेरातुल ने जॉर्ज III के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, इसलिए वो जिस मौजोलियम की गार्डिंग कर रहा था उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, वरना वो उस केओटिक बैटल में उसका मैरियोनेट बन जाता। उसका और अबॉमिनेशन सुहा का अपीयरेंस मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर था। उसने साय ऑफ रिलीफ ली और काउंटर क्लॉकवाइज एक कदम लिया। मुंह खोलकर मैंडरिन में चांट किया, दी एग्जॉल्टेड। अचानक क्लाइन का बॉडी कांप गया। आवाज रुक गई, वो वहीं थम गया। उसकी नज़र में कमरे के फुल बॉडी मिरर के पास एक चेयर पर एक फिगर अपीयर हो गई। वो एक यंग मैन था, मीडियम बिल्ड, डार्क कलर्ड जैकेट और ट्राउजर्स पहना, लोएन और बैलम रूट्स वाला मिक्स्ड ब्लड लग रहा था। ये वही मैरियोनेट था जो क्लाइन ने खो दिया था, विनर एन्यूनी। एन्यूनी ने मुस्कुराकर क्लाइन की आंखों की तरफ देखा, जो अब हिल नहीं सकती थी। एन्यूनी, अपने मैरियोनेट्स को कहीं भी मत छोड़ो, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। ये कहते हुए वो धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी पॉकेट से कैजुअली एक क्रिस्टल मोनोकल निकाला और धीरे से अपने राइट आई पर लगाया।